कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है, corporate finance basically address the following three questions. First of all, what long-term investments should the firm choose? Secondly, how should the firm raise funds for the selected investments? And third thing is, how should short-term assets be managed and financed? ठीक है। और अगर इनको थोड़ा सा बैकग्राउंड इनका अगर मैं आपको दूं, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनको कैसे चूज करना चाहिए फर्म्स को, तो इसका ताल्लुक जो है वो कैपिटल बजटिंग और वैल्यूएशन के साथ। ठीक है। कैपिटल बजटिंग जो है दैट इज सिंपली कि आपके पास लेट से एक दो प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के पास, और कंपनी जो है वो चाह रही है कि डिसाइड करे कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो उनको करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं करना चाहिए, या प्रोजेक्ट कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा प्रोजेक्ट है। तो उसके अंदर फिर आपके पास एक तरीका है जिसे हम एनपीवी आईआरआर कहते हैं। एनपीवी और आईआरआर की बेसिस के ऊपर आप प्रोजेक्ट जो है उसको डिटरमिन करते हो, उसको इवैल्यूएट करते हो कि क्या प्रोजेक्ट जो है वो करने वाला है कि नहीं है। ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू और उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अच्छा है एक कंपनी का, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, तो देन वो प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है, कंपनी को वो प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। एनपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम देखते हैं, तो अगर एक प्रोजेक्ट जो है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो प्लस में है, पॉजिटिव है, तो देन प्रोजेक्ट इज गुड, वी शुड डू दैट प्रोजेक्ट। और दूसरी तरफ वैल्यूएशंस जो है वो भी हमें चाहिए होती हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है उनको करने के लिए, या समटाइम्स जब कंपनी जो है वो मर्जर एक्विजिशन जो है उस स्टाइल में जाना चाह रहे हो, वो मर्जर करना चाह रहे हो किसी दूसरी कंपनी से, या एक्वायर करना चाह रहे हो किसी दूसरी कंपनी को, तो देन कंपनी मस्ट नो कि दूसरी कंपनी की वर्थ क्या है, आपकी कंपनी की वर्थ क्या है, ऑब्जेक्टिवली आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है और दूसरी कंपनी की वैल्यू क्या है, और इस हिसाब से आप लोग एक डील जो है, एक कंपनी जो है वो डील करती है किसी दूसरी कंपनी से, और वो मिलके फिर आगे चलने की कोशिश करते हैं, या फिर एक फर्म दूसरी फर्म को एक्वायर कर लेती है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये आती हैं कैपिटल बजटिंग और वैल्यूएशन के अंदर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है उससे फर्म को चूज करना चाहिए, इसका ताल्लुक कैपिटल बजटिंग और वैल्यूएशन के साथ। Then we have the second question, which is related to how should the firm raise funds for the selected investments. तो फंड्स कैसे रेज करने हैं, इसका ताल्लुक जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ है, इसका ताल्लुक फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ है। ठीक है। इसका ताल्लुक जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ, कि आपने पैसे जो रेज करने हैं वो इधर इक्विटी की फॉर्म में रेज करोगे या डेट की फॉर्म में रेज करोगे, या कॉम्बिनेशन में आप जाने की कोशिश करोगे। एंड इट डिपेंड्स कि आपके कंट्री के अंदर, जिस इकोनॉमी के अंदर आपकी फर्म जो है वो ऑपरेट कर रही है, उस इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। क्या ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ उस इकोनॉमी के अंदर सिर्फ इक्विटी का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, या आपके पास सिर्फ डेट का ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर डेट का ऑप्शन इजीली अवेलेबल है एज कम्पेयर टू इक्विटी ऑप्शन। ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आप जिस इकोनॉमी में काम कर रहे हैं उस इकोनॉमी की फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो कितनी मैच्योर हैं और वो कितनी रिस्पोंडेंट हैं, वो कितनी रिस्पॉन्सिव है। सो उस पे डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स और कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट जो है वो किस तरह से ऑपरेट करती है। ठीक है। सो वो उस पे जो है वो डिपेंडेंट फाइनेंसिंग, व्हेन यू हैव टू डू फर्म्स फाइनेंसिंग, या उसके किसी प्रोजेक्ट के लिए आपने फाइनेंसिंग करनी है, तो देन आपकी फाइनेंसिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक हो गया। आपके जो है वो डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन क्या होगा फर्म के अंदर, और दूसरी तरफ आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो कितनी कोऑपरेटिव हैं, और वो किस किस मोड ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और किस मोड ऑफ फाइनेंसिंग में कम कोऑपरेटिव है। और उसके बाद इसके अंदर आप जिस इकॉनमी के अंदर आपकी फर्म ऑपरेट कर रही होती है उसका टैक्सेशन सिस्टम जो है वो भी मैटर कर रहा होता है, कि टैक्सेशन सिस्टम जो है वो किस वे को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है।
वो क्या इक्विटी फाइनेंसिंग जो है उसके अंदर ज़्यादा सपोर्टिव है या डेट फाइनेंसिंग के अंदर ज़्यादा सपोर्टिव है। ऑब्वियसली कंपनी ने अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के लिए पैसे बचाने होते हैं, तो अगर किसी इकोनॉमी के अंदर टैक्सेशन सिस्टम जो है वो इक्विटी वाले स्टाइल के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, तो बेटर वे इज़, एफिशिएंट वे इज़ कि आप मूव करें टुवर्ड्स द फाइनेंशियल पोर्शन। ओके, सो टुवर्ड्स द डेट साइड आप अपनी फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स की जो है वो डेट से करवाएं। और अगर किसी इकोनॉमी के अंदर जो है वो टैक्सेस जो है वो कम है, तो टैक्सेस इक्विटी साइड के ऊपर, डेट डिविडेंड्स के ऊपर या टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो है वो फर्म्स की टैक्सेस कम है, तो बेटर वे इसके आप इक्विटी साइड पे जाएं। तो अल्टीमेटली यू हैव टू सी कि किस मेथड के अंदर आपकी कंपनी को पैसे ज़्यादा बचते हैं, उसे कम टैक्स पे करना पड़े लीगल बाउंड्रीज में रह के। अब इधर ये बात नहीं है कि आप टैक्सेस जो है उसे टैक्स चोरी करना शुरू कर दें, या आप अपनी जो नंबर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उसको मिस अप्रोप्रिएटली हैंडल करना शुरू कर दें, या उसको मिस स्टेटमेंट उधर करना शुरू कर दें। दिस इज़ नॉट द वे। द थिंग इज़ के लीगल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और वो ऑप्शंस जो है वो कंपनी फॉलो करती है। यही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होती है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कंपनी ने करनी होती है और अपने पैसे जो हैं वो बचाने होते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन था कि आपने फंड्स रेज कैसे करने हैं किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के लिए, या किसी प्रोजेक्ट के लिए, या किसी एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो करना है, या अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर भी जाना है, तो देन उस वक्त भी आपने फाइनेंसिंग जो है वो रेज करनी है, क्योंकि आपने कंपनी का स्केल जो है वो एनहांस करना है। सो इस वजह से इसका ताल्लुक जो है वो मोस्टली कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ है, फाइनेंसिंग स्टाइल के साथ है, और फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ है। फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो आपके दो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, डेट और इक्विटी, उनमें ईजीनेस के साथ है और टैक्सेशन सिस्टम के साथ है। एंड थर्ड थिंग जो कि कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर हम डिस्कस करते हैं, दैट इज हाउ शुड शॉर्ट टर्म एसेट्स बी मैनेज्ड एंड फाइनेंस्ड। आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स जो हैं वो किस तरह से मैनेज किए जाएंगे और वो किस तरह से फाइनेंस किए जाएंगे। अब शॉर्ट टर्म एसेट्स जो हैं इसका ताल्लुक करंट एसेट्स के साथ है, ठीक हो गया, और इसका ताल्लुक करंट लाइबिलिटीज के साथ भी है, ठीक है। सो यू हैव टू सी करंट लाइबिलिटीज जो है वो क्या है, जो शॉर्ट रन में जो एक साल के अंदर अंदर आपने पे करनी है, ठीक हो गया। सो इसका मतलब ये है कि वो जो लाइबिलिटीज आपने पे करनी है उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए आपको रेवेन्यूज चाहिए। वो रेवेन्यूज जो हैं वो किधर से आएंगे, वो करंट एसेट से आएंगे। करंट एसेट्स जो हैं ऑब्वियसली, एसेट का पर्पस क्या होता है कि उसने आपको कुछ रेवेन्यू देना होता है, और वो रेवेन्यू से आप अपने एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। सो आपके जो करंट एसेट से रेवेन्यू जनरेट होना है, वो रेवेन्यू आपकी करंट लाइबिलिटीज जो है जिसमें आपने पेमेंट्स करनी है उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर इन दोनों चीज़ों को कंबाइंडली अगर हम देखें तो उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सो वर्किंग कैपिटल क्या है, आसान सा सीधा सा फार्मूला, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ओके, सो ये जो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज है, इसको आप वर्किंग कैपिटल कहते हो। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म एसेट्स के साथ उसका ताल्लुक है, उनको मैनेज कैसे करना है, उनको फाइनेंस कैसे करना है, और उसके बाद फिर करंट लाइबिलिटीज जो है उनको फुलफिल कैसे करना है अपने करंट एसेट्स से जनरेटेड रेवेन्यू से। वर्किंग कैपिटल को अगर ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको आसान अल्फाज में हम कहते हैं कि कंपनी को डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए जो पैसे चाहिए हैं, वो पैसे कैसे अरेंज करने हैं, किधर से आने हैं, ठीक हो गया। तो ये है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है उसमें आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है उसको भी देखना होता है। सो वी हैव थ्री थिंग्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, उनको कैसे वैल्यूएट करना है, उसके बाद फंड रेजिंग जो है वो कैसे करनी है नए प्रोजेक्ट्स के लिए, नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरे नंबर पे डे टू डे ऑपरेशंस जो हैं उनको आपने कैसे चलाने की कोशिश करना है, डे टू डे ऑपरेशंस को कैसे रन करना है, कैसे मैनेज करना है। दीज ऑल और थ्री थिंग्स विच यू हैव टू मैनेज इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है। तो
अगर आप थोड़ा सा देखें तो कैपिटल बजटिंग जो है उसको उसको जो है वो एनपीवी, आईआरआर और वैल्यूएशन के डिफरेंट मॉडल्स हैं उनसे करते हैं। जो सेकंड स्टेप है कि फंड रेजिंग जो है वो कैसे करनी है, उसको आप डेट और इक्विटी मार्केट जो है उसका एनालिसिस करके आप करते हो। और डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए वी नीड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो ये दिस वुड बी द स्कोप ऑफ योर कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसको हम इधर मैनेज करने की कोशिश करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो देर आर थिंग्स के शायद ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वी हैव लॉन्ग चैप्टर्स इन अवर बुक्स, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आगे जो है वो रखेंगे। अभी तो ये दिस इज अ क्विक स्मार्ट एंड शॉर्टेस्ट समरी ऑफ योर कॉर्पोरेट फाइनेंस। देन जी नेक्स्ट में है कि इसको हम थोड़ा सा और डिफरेंट वे से भी इलेबोरेट कर सकते हैं, वो ऐसे कि हमें अपनी कंपनी की बैलेंस शीट जो है उसे मैनेज करना होता है। अब बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पे वी हैव एसेट्स और बैलेंस शीट के राइट साइड पे वी हैव डेट एंड इक्विटी। ठीक है, और डेट और इक्विटी आर बोथ इक्वल टू एसेट्स। ये बैलेंस शीट का रूल है कि आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स जो हैं दे मस्ट बी इक्वल इन नंबर्स। ओके, सो होता क्या है उसमें कि हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स एसेट्स का ताल्लुक जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के साथ है। तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करते हुए, चूज करते हुए हमें देखना होता है कि आप उनको कैसे फाइनेंस करेंगे। हाउ शुड द फर्म रेज फंड्स फॉर द सिलेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स, जो कि इधर फिक्स एसेट्स जो हैं इनके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया, उनको आपने फाइनेंस करना है, तो फाइनेंस करने के लिए आपके पास ये पूरा पोर्शन अवेलेबल है जिसमें करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट, शेयर होल्डर्स इक्विटी। या आप अपने ये लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हैं उनको थ्रू डेट, लॉन्ग टर्म डेट जो है वो आप मैनेज कर लें, या आप अपने लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स को फाइनेंस करवा लें थ्रू इक्विटी। नए शेयर्स इशू कर लें या बैंक से लोन ले लें, आसान अल्फाज में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट थिंग आ गई, पहला आ गया लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिर आ गया शॉर्ट टर्म एसेट। हाउ शुड शॉर्ट टर्म एसेट्स बी मैनेज्ड एंड फाइनेंस। ये जो करंट एसेट्स के होते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स, इसमें इन्वेंट्रीज आ जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें अकाउंट्स रिसीवेबल्स आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपने इनको कैसे मैनेज करना है? ठीक हो गया। ऑब्वियसली ये जो करंट एसेट्स हैं दीज आर बेसिकली कैश इनफ्लो एक्टिविटीज। ठीक है, ये वो एक्टिविटीज हैं, ये वो एसेट्स हैं जिन्होंने आपको कैश इनफ्लोज प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, और ये कैश इनफ्लोज जो हैं वो अल्टीमेटली यूटिलाइज होने हैं इस साइड्स पे, करंट लायबिलिटी वाली साइड के ऊपर, क्योंकि आपने अकाउंट्स पेबल्स जो हैं उनको भी देखना है। ठीक हो गया, और आपने ये करंट लायबिलिटीज के जो और पोर्शंस होते हैं, जैसे डेट का इंटरेस्ट पोर्शन जो इस साल आपने पे करना है, तो ये इसको भी आपने देखना है। तो ये पेमेंट्स आपने करनी है, इस साइड पे पेमेंट्स आनी है और ये राइट साइड पे पेमेंट्स जानी है। तो वर्किंग कैपिटल का ताल्लुक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के साथ होता है। करंट एसेट्स जो है वो शॉर्ट टर्म कैश इनफ्लोज क्रिएट करते हैं, करंट लायबिलिटीज जो हैं वो शॉर्ट टर्म कैश आउटफ्लोज जो है उन्हें जनरेट करते हैं। तो इधर से जो इनफ्लोज आने हैं वो आपने इधर पे करने हैं। ठीक है, एंड द थिंग इज के यू हैव टू सी कि क्या आपके करंट एसेट्स ने जो इनफ्लोज जनरेट करने हैं, कैश इनफ्लोज जनरेट करने हैं, क्या वो इतने इनफ होंगे कि आप उनसे अपनी करंट लायबिलिटीज जो हैं उनको पे कर सकें। ठीक है, अगर तो आंसर यस है तो देन इट्स गुड, योर कंपनी इज गोइंग वेरी वेल। बट अगर आंसर नो है तो देन यू हैव टू सी कि आपने अपना वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करना है। उसके लिए ओब्वियसली आपको या डेट लेना पड़ेगा या आपको इक्विटी वाली साइड पे जो है वो जाना पड़ेगा, या आप ये जो डिफरेंस है करंट एसेट के इनफ्लोज का और करंट लायबिलिटीज के आउटफ्लोज का, अगर ये डिफरेंस माइनस में है तो फिर इस माइनस को इक्वलाइज करने के लिए या आपको डेट लेना पड़ेगा या आपको इक्विटी वाली साइड पे जो है वो जाना पड़ेगा। सो इस तरह से हम जो है वो मैनेज करते हैं अपनी बैलेंस शीट को, और बैलेंस शीट मैनेजमेंट जो है उसका ताल्लुक जो है वो एसेट मैनेजमेंट के साथ है। नाउ आ जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ। द वैल्यू ऑफ द फर्म कैन बी थॉट ऑफ एज ए पाई। पाई सिंपली ये आपके सामने एक सर्कल है, तो यू कैन से कि ये
कंपनी जो है उसकी वैल्यू जो है दैट इज ए नंबर और ए इज ए नंबर, ओके, या फिर ये पाई की फॉर्म में एक सर्कल है। एंड व्हाट योर गोल इज, व्हाट योर मोटिवेशन इज कि आप इस सर्कल को, इस नंबर को इन्हांस करना चाह रहे हैं, आप इस नंबर को बड़ा करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। द गोल ऑफ मैनेजर इज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द पाई। सो आपने इस पाए का साइज जो है इसको एनहांस करना है। ठीक है, यू हैव टू टेक इट सम नेक्स्ट लेवल, ओके। एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कैन बी व्यूड एज हाउ बेस्ट टू स्लाइस द पाई। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो सिंपली इस पूरे पाई को स्लाइस्ड करता है इनटू टू पोर्शंस, डेट और इक्विटी। और उसके बाद फिर वो कहता है कि डेट का पोर्शन जो है वो कितना होगा और इक्विटी का पोर्शन जो है वो कितना होगा। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स कि आपने 50% डेट रखना है और 50% इक्विटी रखना है। ये अगेन आपसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेट जो है उसके अपने फ़ायदे नुकसान हैं। इक्विटी आपने जो फाइनेंसिंग करनी है, आपने जो फंड रेजिंग करनी है अपनी कंपनी के लिए, वो डेट और इक्विटी के थ्रू आएगी। तो डेट के अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, और इक्विटी के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स, और इट डिपेंड्स कि आप जिस इकानमी में काम कर रहे हैं उस इकानमी के अंदर किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, किस चीज़ का कल्चर जो है वो ज़्यादा है। जैसे अगर आप अमेरिका साइड पे जाएं तो अमेरिकन जो हैं, अमेरिकन कॉरपोरेट कल्चर के अंदर डेट जो है वो, डेट इज़ ए पॉजिटिव थिंग। और फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो कंपनीज को सपोर्ट करती हैं डेट जनरेशन के अंदर। ठीक है, डेट एक्वायर करने में, डेट लेने में। ठीक है, तो उधर कल्चर जो है वो डेट सपोर्टिव है। ठीक है, जबकि अगर आप जाएं यूरोप साइड पे, आप देखें तो यूरोप साइड पे इक्विटी का कल्चर जो है वो ज़्यादा सपोर्टिव है। दे आर नॉट, फर्म्स फ्रॉम यूरोपियन इकोनॉमीज आर नॉट कंफर्टेबल with the debt side, whereas firms from American economy, they are comfortable with the debt side. ओके, सो इट डिपेंड्स कि आप किस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और उधर क्या सिनेरियो है। उसके बाद फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, डेट और इक्विटी जो है उनके अपने अपने इंडिविजुअली एब्सोल्यूट टर्म्स में भी बेनिफिट्स हैं। वो कैसे हैं? वो देखें, आप डेट अगर लेते हैं तो आपको टैक्स सेविंग होती है। ठीक है, नो वी हैव टू सी कि टैक्स सेविंग जो है वो आपको कैसे होती है। डेट लें तो आपको टैक्स सेविंग होती है, एज कम्पेयर टू आप इक्विटी जो है उसके थ्रू पैसे अरेंज करें तो आपको टैक्स सेविंग जो है वो नहीं होती। ये कैसे होती है इसको डिस्कस करते हैं। आप देखें, डेट आपने लिया तो आपने उसका इंटरेस्ट पे करना है, दूसरी तरफ आपने इक्विटी ली तो आपने उसका रिटर्न जो है वो डिविडेंड्स की फॉर्म में पे करना है। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट आपने पे करना है ये कम्प्लीमेंट्री है, इट्स नॉट एन ऑप्शनल थिंग। आपने पहले दिन जो टर्म्स तय की हैं किसी बैंक के साथ, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, तो ये कम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं जो आपने तय कर लिया, उसके मुताबिक आपने चलना है। अगर आप अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द सेट इंस्ट्रक्शंस एंड कमिटमेंट्स, अगर आप पेमेंट्स नहीं करते तो टेक्निकली यू आर डिफॉल्ट। ठीक है, आप बैंकरप्ट हो जाते हैं टेक्निकली। लेकिन दूसरी तरफ जो इक्विटी साइड है उधर आपने जो फाइनेंस अरेंज किया है वाया इक्विटी बाय इशूइंग योर शेयर्स, तो उसमें क्या है, जो पैसे आपने अरेंज किए हैं वो पैसे जो हैं, वो जो फंड है, वो जो कैपिटल है, उसका रिटर्न आपने कैसे पे करना है? आपने उसका रिटर्न पे करना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और डिविडेंड जो है उसके मुतालिक कौन फैसला करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है दे हैव टू डिसाइड कि हमें डिविडेंड पे करना है कि नहीं पे करना और कितना पे करना है। एंड देयर इज नो कंपल्शन फ्रॉम एनी रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कंफर्म डिविडेंड जो है वो पे करना है अपने शेयर होल्डर को। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी फैसला करेंगे वो फैसला जो है वो रेगुलेटर एक्सेप्ट करता है। सो इसका मतलब ये है कि देयर इज सम लीवरेज, देयर इज सम फ्लेक्सिबिलिटी इन इक्विटी फाइनेंसिंग एज कम्पेयर टू डेट फाइनेंसिंग। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि टैक्स सेविंग जो है वो होती है। तो फिर बात यह है कि आपने अगर डेट के थ्रू फाइनेंसिंग अरेंज की तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट, और अगर आपने इक्विटी के थ्रू फाइनेंसिंग अरेंज की तो देन यू हैव टू पे डिविडेंड्स। ओके, रिटर्न के फॉर्म में।
अब अगर देखें इनकम स्टेटमेंट को, तो इनकम स्टेटमेंट में एक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम जो है वो स्टेज है इनकम स्टेटमेंट की जिसमें आपके इनिशियली ग्रॉस रेवेन्यूज और ग्रॉस प्रॉफिट्स जो हैं और उसके बाद ग्रॉस एक्सपेंसेस माइनस करके आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर एक टैक्स परसेंटेज जो है वो अप्लाई करके आप टैक्स डिडक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि जो रिटर्न आपने पे करना था डेट का, वो था इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आप माइनस कर देते हैं टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने से पहले। सो फिर क्या होगा, जबकि इक्विटी इक्विटी अगर आपने इशू की हुई है और उसका डिविडेंड पे करना है, तो डिविडेंड तो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होने से पहले डिडक्ट नहीं होता। डिविडेंड तो नेट प्रॉफिट निकलने के बाद जो है, जो पैसे बचते हैं उनमें से आप डिविडेंड पे करते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस की फॉर्म में डिडक्शन जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस की तो होती है, लेकिन वो डिविडेंड की नहीं होती। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जब आपने ज्यादा डेट लिया हुआ है तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा होगा, आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी और आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर आपका इक्विटी का पोर्शन ज्यादा होगा तो आपका इक्विटी के ऊपर जो आपने रिटर्न पे करना है वो एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया जाता इनकम स्टेटमेंट में, वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद डिडक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि टैक्सेबल इनकम के अंदर जो डिविडेंड्स हैं उनकी डिडक्शन नहीं होती। सो टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी, उसके ऊपर परसेंटेज बेशक सेम है दोनों सिनेरियोज में, लेकिन इधर जो है वो टैक्स की अमाउंट जो है वो ज्यादा बनेगी जो आपको पे करना है। ठीक हो गया, तो ऐसा सिनेरियो जिसमें आपको इंटरेस्ट की पेमेंट्स जो है वो ज्यादा करनी पड़े, वो सिनेरियो जो है वो कम टैक्सेबल इनकम बनाता है और उसके ऊपर टैक्स की अमाउंट जो है वो भी कम पे करनी पड़ती है। जबकि दूसरी तरफ जिधर आपने इक्विटी में डेट डिविडेंड पे करना है तो उस सिनेरियो के अंदर आपकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा बनती है और आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। सो फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव आप अपनी टैक्स सेविंग जो है वो कर सकते हैं इस कैपिटल कॉम्बिनेशन के अंदर जिसके अंदर आपका डेट का पोर्शन जो है वो ज़्यादा है। सो it depends. If how you slice the pie affect the size of the pie, then the capital structure decision matters. अगर आपने ये देखना है कि वो पाई जो है ओवरऑल जो सर्कल था उसको किस कॉम्बिनेशन के साथ आपने स्लाइस आउट करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी के साथ आपने स्लाइस आउट करना है, तो देन फिर कैपिटल स्ट्रक्चर इधर मैटर कर रहा है। नो, कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी 25% डेट 75% इक्विटी। ठीक हो गया, इस सिनेरियो के अंदर आपको टैक्स सेविंग जो है वो कम पे करनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी जो है वो कॉन्फिडेंट है, कंफर्टेबल है, क्योंकि 75% शेयर होल्डर्स के अपने पैसे हैं और 25% सिर्फ उधार लिया हुआ है, एंड उनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी, उनके ऊपर सॉरी लाइबिलिटीज कम है, टेंशन वाली चीजें कम है, आउटफ्लो की कैश आउटफ्लोज की कमिटमेंट्स कम है। दैट इज वाई ये कंपनी जो है वो कंफर्टेबली मामला को चला सकती है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऐसा हो 70% डेट और 30% इक्विटी, तो इसके अंदर ऑब्वियसली इंटरेस्ट की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी विच यू हैव टू पे। ठीक है, और उसमें कोई डिलेज नहीं होंगे, और अगर डिलेज होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, और बैंकरप्ट होने का मतलब यह है कि आपकी रेपुटेशन ज़ीरो, और रेपुटेशन ज़ीरो की वजह से भी आपके काफ़ी सारे काम जो हैं वो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जो है वो रुक जाते हैं। ठीक है, सो इस वजह से ये एक और सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो के अंदर एक टेंशन ये भी है कि कंपनी के जनाब पूरे कैपिटल में 70% डेट है, 30% इक्विटी है, तो उस कंपनी के डूबने के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ सकते हैं इस सिनेरियो में, कि छोटी सी मिस्टेक हुई, आपको लॉस हुआ, लेकिन आप उसे फिर रिकवर नहीं कर पाते, क्योंकि आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी पेमेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट की फॉर्म में भी करनी पड़ रही हैं। ठीक है, नाउ अब वी कैनॉट से कि 50% डेट 50% इक्विटी इज बेटर, या 70% डेट एंड 30% इक्विटी इज बेटर। अगेन इट डिपेंड्स कि आपका सिनेरियो जो है वो क्या है, और उस सिनेरियो के अंदर आपकी नज़र में टैक्स सेविंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कंपनी की क्रेडिट रेटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया, सो ये सारा कुछ जो है वो इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट एट दिस स्टेज। तो हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के कम्बिनेशन को फाइनली डिसाइड करने के लिए
ये जहन में रखना होता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो जहन में रखनी होती हैं। एंड देन द फाइनेंशियल मैनेजर्स प्राइमरी गोल इज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। ये गोल जो है कंपनी का जो है वो सिंपली जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसकी ड्यूटी क्या होती है, उसकी जॉब जो है उससे पूछा जाएगा या उसे अप्रिशिएट किया जाएगा। पूछा कब जाएगा, जब कंपनी की स्टॉक की प्राइस जो है वो कम होगी तो उसे पूछा जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कि जनाब आप क्या काम कर रहे हैं, मार्केट जो है उसमें हमारे शेयर की, स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर की प्राइस कम हो रही है, इसका मतलब यह है कि हमारी कंपनी का साइज कम हो रहा है, उसकी वर्थ कम हो रही है, उसकी रेपुटेशन डिस्टर्ब हो रही है। देयर मस्ट बी एनीथिंग जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक की प्राइस कम हुई है। ठीक हो गया। और देयर मस्ट बी एनीथिंग सिग्निफिकेंट जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक की प्राइस कम हुई है। दूसरी तरफ कंपनी के शेयर की वैल्यू अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की डायरेक्शन ठीक है, कंपनी जो है वो ग्रोइंग फेज में है, कंपनी एक्सपेंड कर रही है, जिस वजह से उसके शेयर की प्राइस जो है, उसके शेयर की वैल्यू जो है वो भी बढ़ रही है। ठीक है। सो वैल्यू ऑफ फर्म जो है उसे एनहांस करना, ये बेसिक गोल है फाइनेंशियल मैनेजर का। तो वो काम ये काम वो कैसे करता है, वो सेलेक्ट करके वैल्यू क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स जो है उनको सेलेक्ट करके वो ये काम करता है। मेकिंग स्मार्ट फाइनेंसिंग डिसीजंस, स्मार्ट फाइनेंसिंग डिसीजंस जो है वो करके, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया कि डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसके बाद टैक्सेशन सिस्टम को जेहन में रखते हुए, कल्चर को जेहन में रखते हुए आप फाइनेंसिंग डिसीजंस जो है वो करोगे। ठीक हो गया। सो ये दो चीज़ें जो हैं, ये दो चीज़ें जो हैं, इनकी बेसिस के ऊपर आप कंपनी की वैल्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब इधर कारपोरेशंस की जब हम बात करते हैं तो कारपोरेशंस जो है उनका एक हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर हिरार्की जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, क्योंकि कारपोरेशन जो है उनमें एक बेसिक मसला जो है, मसला तो नहीं कह सकते, उनके 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 स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि देयर इज ए हैवी ड्यूटी हिरार्की। ठीक है। और इसके अंदर मालिक जो है वो खुद से काम नहीं कर रहे होते, मालिक जो है उनके पास पैसे होते हैं, ऑनर्स के पास पैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट से प्रोफेशनल्स जो है वो हायर करते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज जो है वो अच्छी होती हैं, वो उन लोगों को हायर करके उनसे अपनी कंपनी के काम जो है वो करवाते हैं। अब मसला ये है कि अगर तो आप सोल प्रोप्राइटर वाले बिजनेस में हो, जिसमें आप ऊपर बैठे हुए हो सर पे और नीचे आपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, तो आप तो बड़ा एफिशिएंटली काम करवा लोगे। लेकिन ये तो बड़ी कंपनीज होती हैं और लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंदर। तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर शेयर होल्डर्स टू वॉच देयर डायरेक्टर्स। ठीक है, कि वो खुद से डायरेक्टली आके वॉच कर सकें, और उससे तो बड़ा मेस पैदा हो जाएगा। कुछ लोग जो हैं वो कहेंगे कि कंपनी की डायरेक्शन जो है वो ये होनी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि अपोजिट होनी चाहिए इससे। सो फिर इसका हल क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ लोग जो हैं वो डिसाइड करते हैं। अब वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनके बैकएंड पे शेयर होल्डर्स हैं, वो फिर कंपनी के एम्प्लॉयज जो है उनको चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। तो वो फिर रोल प्ले करते हैं वॉच डॉग का। अब सीईओ जो है वो भी कंपनी का मुलाजिम है, कंपनी का एम्प्लॉय है। ठीक है। मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सीईओ, सीएफओ, और उसके बाद फिर आपकी टॉप मैनेजमेंट टीम, उससे और उसके बाद फिर एग्जेक्टिव से जो है वो काम लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये जो हायरार्की है, ये इतनी लंबी चौड़ी हायरार्की इस वजह से एग्जिस्ट करती है कॉरपोरेशंस के अंदर या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंदर, क्योंकि उधर मालिक जो है वो सर पे नहीं बैठे होते, मालिक और लोग हैं, और जो एम्प्लॉयज हैं वो और लोग हैं। कंपनी के अंदर काम जिन लोगों ने करना है वो कंपनी के मालिक नहीं है, वो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, और एम्प्लॉयज जो है उनको वॉच करना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि क्या वो अपने टास्क जो है वो टाइमली परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो टाइमली परफॉर्म कर रहे हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो एजेंसी थ्योरी जो है वो भी छुपी हुई है। एजेंसी थ्योरी क्या है
के प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं दोज आर बेसिकली द प्रिंसिपल्स, ठीक है, और जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं दोज आर बेसिकली द एजेंट्स। अब एम्प्लॉयज और मालिक जो हैं इनके इंटरेस्ट जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर इनके इंटरेस्ट जो हैं वो डिफरेंट हों, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो उधर एम्प्लॉय काम कर रहा है वो तो अपनी सैलरी के लिए, अपने कैरियर के लिए काम कर रहा है, जबकि उधर जो मालिक है वो जो है उसका पर्पस तो कंपनी को फ्लोरिश करना है, जबकि एम्प्लॉय का पर्पस जो है वो अपने आप को फ्लोरिश करना है। ऑब्वियसली वो कंपनी में जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है वो उसकी बेसिस पे ही फ्लोरिश हो रहा होता है, लेकिन बहरहाल उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं और कंपनी के जो ऑनर्स हैं उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं। सो इस चीज़ को जहन में रखते हुए फिर क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। ऐसे पॉसिबिलिटी पैदा हो सकती है कि मैनेजर जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनके इंटरेस्ट और हो जाएं और कंपनी के जो मालिक हैं उनके इंटरेस्ट जो हैं वो और हो जाएं। तो अगर दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं तो इसे हम कहते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और एजेंसी थ्योरी जो है वो कोशिश ये करती है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको रिड्यूस किया जाए, उसको कम से कम लेवल पे रखा जाए और उसको आपस में इंटीग्रेट किया जाए। एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को ऑनर्स के इंटरेस्ट के साथ इंटीग्रेट किया जाए ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नेक नियति के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ काम करें और ऐसे ही काम करें जिस तरह से किसी का अपना काम होता है। जैसे कि ऑनर्स जो हैं वो खुद से अपने इन्वेस्ट किए हुए प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं, उसी तरह से एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करें, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इस वजह से क्रिएट किया जाता है कि सबको एक दूसरे को वॉच कर रहा हो कोई ना कोई पर्सन, आप बिल्कुल जो है वो एम्प्लॉयज के ऊपर जो है वो चीज़ें ना छोड़ें। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के मालिक हैं और उसके बाद ये नीचे सारी हिरार्की जो है वो आगे आ जाती है टू एम्प्लॉयज, ठीक है। इवन सीईओ जो है वो भी कंपनी का एम्प्लॉय होता है, सीएफओ जो है वो भी कंपनी का एम्प्लॉय होता है। अच्छा, अब रोल आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स का। फाइनेंशियल मार्केट्स जो है उनका रोल जो है वो क्या है, वो सिंपली ये है कि सोसाइटी के अंदर जिस पर्सन के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं वो एक्स्ट्रा पैसे जो है फाइनेंशियल मार्केट्स उससे ले और वो पैसे किसी ऐसे बंदे को प्रोवाइड कर दे जो बिजनेस कर रहा है और जिसको पैसों की ज़रूरत है, ठीक हो गया। अब इन रिटर्न क्या होगा कि बिजनेसेस जो है उनको पैसों की ज़रूरत है, वो उन लोगों से पैसे जो है वो ले लेंगी जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं और बिजनेसेस जो हैं वो उनको उसके ऊपर रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, ठीक हो गया। सो ये एक पूरा सर्कल जो है इसको कंप्लीट करना होता है फाइनेंशियल मार्केट्स ने, कि फाइनेंशियल मार्केट्स अवेलेबल रिसोर्सेज जो मार्केट में होते हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं टू द बिजनेसेस और बिजनेसेस उन पैसों से अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको एक्सपैंड करते हैं और वो रिटर्न के तौर पे ये जो फाइनेंसर्स हैं, ये जो मार्केट में अवेलेबल लोग हैं